गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अक्षय, आपका साइंस टीचर। आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी पुराने सब्सटेंस से नई होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस बना है और उसमें जो पुराने सब्सटेंस मिले होंगे वो पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पीछे रह जाती हैं और नए सब्सटेंस के पास न्यू प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बेटा एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। ओके, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, यानी कि अगर इसको जलाया जाए तो ये लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, ढेर सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जो ऊपर देखा जाए तो ऑक्सीजन भी हमारी गैस है और ऑक्सीजन बेटा फायर सपोर्ट करती है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग आग जलाते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो तो आग नहीं जलेगी। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो फायर को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि दोनों के दोनों गैसेस हैं और दोनों के दोनों फायर को सपोर्ट करते हैं और कंबस्टेबल यानी ज्वलनशील भी होती हैं। लेकिन जब यही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं? वाटर। और हम सब जानते हैं ये वाटर बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, बेसिकली वैसे तो ये गैस वेपर में भी पाया जाएगा, है ना, और सॉलिड यानी आइस में भी पाया जाएगा। लेकिन जो एक नॉर्मल स्टेट होती है जिसको हम जानते हैं वो है लिक्विड। ठीक है ना। तो यानी कि जब दो गैस मिले तो दोनों गैसेस से मिलके क्या बनाया? लिक्विड। ओके, और जो लिक्विड है वो हमारा आग जलाता नहीं है, आग बुझाता है। ठीक है ना। तो ऑल ओवर रिएक्शन में आपने क्या देखा कि दो गैसेस मिलके एक लिक्विड बना रहे हैं और कंबस्टेबल सब्सटेंस और फायर सपोर्ट गैस ये दोनों मिलके हमारा एक फायर एक्सटिंग्विशर बना रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है, ये जो नया सब्सटेंस बना है, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पुराने सब्सटेंस से पूरी तरह से डिफरेंट है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे देखिए, अब यहां एक चीज में नोट कर लीजिएगा, एटम ऑफ एलिमेंट्स। Atoms of elements participate in a chemical reaction does not change its own chemical or physical property। यानी कि ये कह रहे हैं कि वो एटम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल ओवर वो अपनी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को बेसिकली लूज नहीं करते, चेंज नहीं करते। यहाँ थोड़ा सा मैं कर देता हूं, डज नॉट चेंज नहीं, यहां चेंजिंग नहीं बोलेंगे, यहां लूज बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? लूज। यानी कि बेसिकली यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी खुद की जो उसकी खुद की ऑन प्रॉपर्टी है उन्हें लूज नहीं करेगा। अगर फ्यूचर में कभी भी हमने वाटर को स्प्लिट किया, वाटर को तोड़ा, तो इसमें से अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अपनी फॉर्म में ही वापस आएगा। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो कह रहे हो न्यू प्रॉपर्टी। बिल्कुल, इस नए सब्सटेंस की न्यू प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कब तक रहेंगी? तब तक रहेंगी जब तक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइंड रहेंगे। अगर ये अलग हो जाते हैं तो दोनों एलिमेंट्स की, दोनों एटम्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, अब ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो एटम पार्टिसिपेट करता है और एटम में भी उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन? उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर ठीक है, समझ लेते हैं आगे की तरफ कि सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, हम समझे नहीं, समझा देते हैं बेटा। आप सब जानते होंगे कि हमारा कोई भी मैटर है ना, कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस वो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा टिनी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है ना। उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। ओके, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्टिकल।
ऑफ मैटर। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है ना, क्या है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन सबसे छोटा होने के बाद भी इसमें आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाएंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें हम लास्ट क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन है ये उस एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक एटम बना लिया हमने, तो इस एटम में ये जो चीज रहने वाली है, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये चीज बेटा ये हमारा कहलाएगा न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों चीज पाई जाएंगी। और इसके अलावा ये जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, या इसके अलावा और भी कोई पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं हो, उस पार्ट को हम बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर हुआ? ओके। अब इसके बाद मैंने एक शब्द और लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं सेल या ऑर्बिट। ये सेल और ऑर्बिट क्या है बेटा? तो ऐसा तो है नहीं कि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से इधर उधर राउंड अप करें। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी एक पर्टिकुलर पाथ में हमारे न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, सन के राउंड लगाते हैं ना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के राउंड लगाते हैं, और वो किस में लगाते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर पाथ में, ठीक है ना। उन्हीं को हम ऑर्बिट या सेल कह देते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं, अब इसकी शर्त, अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट में राउंड कर रहे हैं तो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में राउंड अप करेंगे, या 2 बनाए हैं तो 2 में ही करेंगे? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग पाथ में, अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग नंबर्स में राउंड लगाते हैं। ओके, कैसे? तो बेटा इसके लिए हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर उसकी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। किसी भी एटम में उसकी ऑर्बिट में, एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है ना, तो इस एक एटम में क्या होगा देख लेते हैं। अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में फिक्स तो हो नहीं जाएंगे, तो उनके लिए हम लोग अलग अलग ऑर्बिट्स लेते हैं। ठीक है ना। हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कई सारे अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहली जो ऑर्बिट होती है बेटा, इसको हम के नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? के। यानी पहली ऑर्बिट को के नाम दे दिया, दूसरी ऑर्बिट को हमने बेटा एल नाम दे दिया। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी ऑर्बिट होगी तो उसको हम एम नाम दे देंगे, चौथी ऑर्बिट होगी तो हम उसको एन नाम दे देंगे। ओके, के एल एम एन, इस तरह से हम ऑर्बिट्स को नाम देते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो अब अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो भी अलग अलग होगी, और उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहली सेल है k, तो k का नंबर क्या है? पहला। तो हमें आप 1 की जगह, n की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 × 1 विच इज इक्वल टू द 1। यानी कि k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सिमिलरली जब l की बात करेंगे तो l में बेटा कितनी संख्या है बेटा? यहाँ पे 2। यहाँ कितना फिल करेंगे? 2। ठीक है ना। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। कितने हो गए बेटे? यहाँ पे हमारे l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऐसे ही जब यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 भरने पे आपको दिखाई देगा
यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने? 18। ऐसे ही जब आप 4m के लिए निकालोगे तो n के लिए आपको यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। कितने? 32। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसके देख लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास लिथियम है, हमने अपना एक एलिमेंट चूज किया जिसका नाम है लिथियम, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और ये हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर क्लियर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। इसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या पाया? K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो 2 भर दिए। L में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे K सेल में चले गए। ओके, तो अब जब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। ओके, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,1। इसी तरह से अगर हमने फ्लोरीन ले लिया तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और 9 एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। K सेल में 2 आते हैं तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स K में चले गए तो यहाँ कितने बचे? 7। हमने यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,7। ओके, अब एक चीज समझने वाली है, मैंने यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ठीक है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी। अब उसे समझते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एक्चुअली ये सारा चीज मैंने आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए किया था। तो जिस तरह से बेटा लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन L सेल में जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम बैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। ओके, तो बैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है ना। बैलेंस सेल क्या होती है? बैलेंस सेल किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या देख रहे हो? बैलेंस सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 1। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटे? 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसकी बैलेंस सेल K। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन में बेटा आप क्या देख रहे हो? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा L सेल में जा रहा है, तो इसकी भी बैलेंस सेल क्या होगी? L। और L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। समझ में आया? गुड। अब देखो बेटा, अब बात करेंगे बैलेंसी की कि बैलेंसी क्या होती है। तो बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम। किसी भी एक एटम की किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कॉम्बाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है, ज्वाइन होने की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं उस एटम की बैलेंसी, उस एलिमेंट के एटम की बैलेंसी, ठीक है ना। अब ये बैलेंसी सर फाइंड आउट कैसे की जाती है? तो बड़ा इजी सा फॉर्मूला होता है कि किसी भी एटम में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या तो वो उसकी बैलेंसी होगी। ओके, जैसे यहां पे
इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी बेटे 1, ठीक है ना, इसकी बैलेंसी क्या होगी 1, ठीक है ना। ये तो मेटल्स के लिए हो गया, ये फॉर्मूला बेटा मेटल्स के लिए वर्क करता है, ओके। उसके बाद अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन के लिए बेटा ये जो बैलेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा वो होगा 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पे आप देख रहे हो फ्लोरीन आपका नॉन मेटल है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो अगर हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसकी बैलेंस भी कितनी आएगी 1, ओके, कोई प्रॉब्लम। और जो बैलेंसी है वो हमेशा किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज के बराबर होगी। एग्जाम्पल जैसे हमारा सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम Na, इसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका बैलेंसी भी 1 होगी। एल्यूमिनियम अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी बैलेंसी भी 3 होगी। अब क्योंकि प्लस प्लस लगा हुआ है तो बैलेंसी प्लस की 1। अगर यहाँ पे हम देख लें क्लोरीन, तो क्लोरीन पे बेटा माइनस लगा होता है तो इसकी बैलेंसी -1। ऑक्सीजन तो यहाँ पे बेटा 2 नेगेटिव लिखा होता है तो इसकी बैलेंसी -2, ओके। इस तरह भी आप बैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे इसके बारे में बैलेंसी के अकॉर्डिंग या बैलेंसी के द्वारा हम किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है ना, इसका सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है ना। तो K में कितने सेल जाएंगे, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक ही तो भरा जाएगा, ठीक है ना, एक ही तो भरा जाएगा, तो इसकी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंसी भी क्या होगी 1। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बैलेंसी ले ले तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17, और 17 एटॉमिक नंबर है तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, कितने 17 इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करिए जरा KLM, तो बेटा देखो जरा K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है ना। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो कितने बचे, हमारे पास बचे 15 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब इसमें कितने भरे जाते हैं L में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, हमने इसमें कितने भर दिए 8, ओके। अब 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, कितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसमें कितने फिल होंगे 7। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारे इसकी बैलेंस सेल क्या होगी, बैलेंस सेल हो जाएगी बेटा M और बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, ओके। अब इसकी बैलेंसी क्या होगी, क्योंकि क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है तो और नॉन मेटल की बैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉन मेटल की बैलेंसी 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो करते थे, तो 8 माइनस 7, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई बेटे 1, ठीक है ना, कोई परेशानी। अगर अब हम हाइड्रोजन की और क्लोरीन की रिएक्शन कराना चाहें तो हाइड्रोजन की बैलेंसी 1, क्लोरीन की बैलेंसी 1, इन दोनों के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, H चला गया 1 के पास, Cl चला गया, ठीक है ना, तो क्या बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, गुड। अब देखो मेरे बच्चों नन्हे मुन्ने, इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की, ठीक है ना, किसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की, उसकी भी निकाल लेते हैं बेटे, चलो देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है ना, इसमें चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 6, इसमें चलेगा 6, तो ऑक्सीजन की बैलेंस सेल कौन सी होगी L, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और क्योंकि ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है तो बेटा इसको भी 8 से माइनस किया जाएगा, 8 माइनस 6, कितनी बैलेंसी बची बेटा 2, ओके।
हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चला गया आपका हाइड्रोजन के पास, 1 चला गया ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन जाएगा H2O। एनी प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं वाटर, ये तो बनाया था अभी हमने। ओके, ऐसे ही अगर हम कार्बन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराना चाहें, किसकी? कार्बन की एंड ऑक्सीजन की। ओके, चलिए, तो ऑक्सीजन की अभी बैलेंस कितनी निकाली बेटा हमने? 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए K में, कितने बचे? 4। तो इसका बैलेंस सेल कौन सा होगा? बैलेंस सेल होगा L, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये भी नॉन मेटल है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 8 - 4 = 4। इसकी बैलेंसी भी 4 हो गई। ऑक्सीजन की बैलेंसी बेटा कितनी? कार्बन की बैलेंसी कितनी? 4। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी? 2। इनको अगर हम चाहे तो कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ठीक है ना। अब कार्बन की बैलेंसी बची 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी बची 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बचा बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज क्लियर हुआ? तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आपने क्या देखा कि किसी भी एटम के जो एक्चुअली बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जब ये आप बाद में ब्रेक होंगे, कार्बन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, तो दोबारा से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी और कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी बेटा 4। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक इसको पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। हाँ,